So my dear student, today we are just going to learn a topic that is related to the hotel industry, and that is your method of inventory control in the hotel. In this topic we learn about how we control the inventory in the hotel industry. हम किस तरीके से inventory यानी कि किसी भी चीज़ की quantity और क्वांटिटी को हम किस तरीके से होटल इंडस्ट्री के अंदर मेंटेन करते हैं कि हमारा वेस्टेज ना हो, उससे कोई नुकसान ना हो, तो हमारी चीज़ से सारी चीज़ों का जो रख रखाव है उसकी प्रॉपर काउंटिंग हो पाए, जिससे कि वेस्टेज ना हो पाए। एक इन्वेंट्री को सबसे पहले समझते हैं। व्हाट इज इन्वेंट्री? बेसिकली इन्वेंट्री होती है किसी भी चीज़ की काउंटिंग, हमारे पास क्या चीज़ कितनी काउंटिंग में है और कितनी चीज़ की आवश्यकता है। तो इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हमको इन्वेंट्री बहुत ज़रूरी है। इन्वेंट्री के क्या बेनिफिट है? इन्वेंट्री के बेनिफिट ये है कि हमारा वेस्टेज रुकता है, हम एक्स्ट्रा खरीदारी नहीं करते, हमारा नुकसान कम होता है, हमारे यहाँ पे चोरी कम होती है। तो इसलिए इन्वेंट्री बहुत ज़रूरी है हर जगह पे, चाहे वो आपकी शॉप हो, चाहे होटल हो या घर भी हो। अगर आप घर पे कोई चीज़ लगातार लाए जा रहे हैं, उसका कंजप्शन नहीं हो रहा, तो वो चीज़ वेस्ट हो जाती है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें इन्वेंट्री बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि हम होटल इंडस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम इसको होटल इंडस्ट्री की निगाह से समझते हैं। आइए फिर स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को, दैट इज मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल इन द होटल। तो हम किस किस तरीके से होटल के अंदर इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं। सबसे पहला सेंट्रलाइज इन्वेंट्री। अब सेंट्रलाइज इन्वेंट्री क्या होता है? होटल के अंदर एज वी नो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट हमारे होटल इंडस्ट्री के अंदर होते हैं? जैसे हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं फ्रंट ऑफिस, फेस ऑफ द होटल। दूसरा डिपार्टमेंट है फूड प्रोडक्शन, दैट इज किचन। और तीसरा डिपार्टमेंट है हमारा हाउसकीपिंग। चौथा डिपार्टमेंट हमारा F&B सर्विस। पांचवा डिपार्टमेंट है सिक्योरिटी। छठा डिपार्टमेंट है हमारा पांचवा डिपार्टमेंट है सिक्योरिटी। छठे डिपार्टमेंट है हमारा HR। पांचवा डिपार्टमेंट है फाइनेंस। ठीक है, तो इस तरीके से एक कंट्रोल डिपार्टमेंट भी होता है। तो ऐसे मल्टीपल डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पे हैं। तो हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और वो चीज़ें कम ना हो, ज़्यादा ना हो, उन सारी चीज़ों से, वेस्टेज से ही बचने के लिए, उनकी चोरी से बचने के लिए, अपने डिपार्टमेंट को अच्छा चलाने के लिए, अपनी लागत को कम करने के लिए हमें इन्वेंट्री बहुत ज़रूरी है। अब होटल इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहला आता है जैसे सेंट्रलाइज, मैंने आपको बताया। सेंट्रलाइज इन्वेंट्री क्या होता है? सारे डिपार्टमेंट की इन्वेंट्री एक साथ की जाती है, एक टाइम पे की जाती है, और वो सेंट्रलाइज इन्वेंट्री पूरे होटल की कॉस्टिंग निकाल देती है, पूरी कीमत निकाल देती है कि हमारा कितना खर्चा पिछले उसमें हुआ, कितना हमको और करना है, कैसे बचाना है। तो इन्वेंट्री क्या है? काउंटिंग होती है बेसिकली, जो सारी डिटेल्स को बताती है। तो सबसे पहला हमारा आता है सेंट्रलाइज इन्वेंट्री। इसको सपोर्ट करने के लिए, बल्कि सबसे पहला कहा जाए तो हमारा डिसेंट्रलाइज इन्वेंट्री आना चाहिए। तो डिसेंट्रलाइज इन्वेंट्री क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, F&B सर्विस, HR, मार्केटिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा। ये सारे डिपार्टमेंट अपने अपने डिपार्टमेंट की इन्वेंट्री करते हैं। जैसे शुरुआत करते हैं फ्रंट ऑफिस से, तो फ्रंट ऑफिस में हमारे पास लैपटॉप्स होते हैं, PC होते हैं, वहाँ प्रिंटर्स होते हैं, पेपर्स होते हैं, पेन होते हैं, नोट पैड्स होते हैं, फ्लायर्स होते हैं, पैम्पलेट्स होते हैं, रूम की होती है। ये सारी चीज़ें फ्रंट ऑफिस में आती है। तो फ्रंट ऑफिस में भाई ऐसा तो नहीं कि रोज रोज पेपर की 10 रिम बनाई जा रही है और खर्चा 1 रिम का हो रहा है, तो 9 रिम कहाँ जा रही है? तो वेस्टेज है। या तो कोई आदमी अपने घर लेके जा रहा है, या उसका वेस्टेज हो रहा है, या पेपर का वेस्टेज हो रहा है। पता चला डबल साइड से हम प्रिंट कर सकते हैं, नहीं, लेकिन एक ही साइड से किया जा रहा है, तो वो हमारी वेस्टेज है। इस वेस्टेज से बचने के लिए हमें इन्वेंट्री बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन्वेंट्री करेंगे तो हमको पता चलेगा 10 रिम रोज लग रही है, कहाँ लग रही है। तो 10 रिम भाई डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत सारे, 1 रिम इतनी बड़ी होती है, 10 रिम इतनी हो गई, तो पर डे हमारे इतने पेजेस होने चाहिए, वो पेजेस कहाँ गए? तो इस तरीके से अगर कोई आदमी ऐसा गलत प्रिंट दिए जा रहा है, पूरी रिम निकाल रहा है, तो वेस्टेज है। तो उससे बचने के लिए हमको इन्वेंट्री करना बहुत ज़रूरी है। पता चला फ्रंट ऑफिस में रोज हम 10 पेन दे रहे हैं, ठीक है, और एक पेन की कीमत ही 100 रुपये है, और एक पेन की कीमत 100 रुपये है, 10 पेन दिए 1000 रुपये, 30,000 रुपये तो पेन हो गए। तो वेस्टेज है कि नहीं है? तो ऐसी कंडीशन में हमको अपने इन्वेंट्री को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बचत, बड़ा मुनाफा।
अगर हम अपनी इन्वेंट्री को सही करते चले जाएंगे तो धीरे 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 हमारी बचत बढ़ती चली जाएगी, और बचत बढ़ती चली जाएगी, साथ के साथ मुनाफा भी बढ़ता चला जाएगा। तो छोटी छोटी बचत से हम बड़ा मुनाफा कर सकते हैं। इस तरीके से हम सेविंग भी कर सकते हैं। वेस्टेज, मान के चलो किसी ने 2 पेन ऐसे रख लिया और फेंक दिया, डस्टबिन में डाल दिया, तो वेस्टेज जा रहा है। तो उस वेस्टेज से बचने के लिए भी हमको इन्वेंट्री करना चाहिए। तो हमने सेंट्रलाइज इन्वेंट्री को पढ़ा, डिसेंट्रलाइज इन्वेंट्री में फ्रंट ऑफिस हो गया, हाउसकीपिंग हो गया, केमिकल्स आ रहे हैं बिना मतलब इधर उधर फेंके जा रहे हैं, जहाँ पे एक ढक्कन से काम हो सकता था वहाँ 1 लीटर बॉटल डाली जा रही है, फर्श भी खराब हो रहा है, पंखे भी खराब हो रहे हैं, ट्यूबलाइट भी खराब हो रही है, रूम स्प्रे में हमको 2 स्प्रे ऐसे मार के काम चल जाता है, वहाँ पर छिड़के जा रहे हैं। इसमें क्या है कि गेस्ट जो रूम के अंदर है वो भी नहीं रह पा रहा। बाथरूम के अंदर हमने टॉयलेट क्लीनर्स डालने एक ढक्कन है, ठीक है, 10 ml 20 ml डालने, वहाँ डाल रहे 1 लीटर, तो टॉयलेट की कमोड खराब हो रही है, फर्श खराब हो रहा है, हमारे हाथ खराब हो रहे हैं, ठीक है, शैम्पूज वेस्टेज में जा रहा है। तो ये सब कॉस्टिंग है। शू शाइनर है, शू पॉलिश है, शू ब्रश है, स्विंग किट है, शेविंग किट है, गेस्ट आए 10 और शेविंग किट लग के 100, तो भाई 90 कहाँ गई। तो जाहिर सी बात है जो हमारे स्टाफ हैं वो उसको अपने घर ले जा रहे हैं, या तो बेच रहे हैं या फिर उसको अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, या अपने रिश्तेदारों को बांट रहे हैं, लो तुम भी पकड़ो हमारी कंपनी का ये ब्रांड है। अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन परचेज पे ऐसे नहीं, इससे नुकसान होता है, होटल का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से डिसेंट्रलाइज हो गया हमारा हाउसकीपिंग होगा, फ्रंट ऑफिस। किचन एक डिपार्टमेंट है, किचन एक डिपार्टमेंट है जिसमें कि मीट आ रहा है, फिश आ रही है, प्रॉन्स आ रहे हैं, ये बहुत सैफरन आ रहा है जो सोने से भी ज़्यादा महंगा है। तो वो चीज़ आ रही है, इस्तेमाल कहाँ हो रही है, कितनी लागत लगी, हमको डालना है 1 ग्राम सैफरन, 1 ग्राम तो बहुत हो गया, ठीक है, मिलीग्राम डालना है और वहाँ डाल रहे हैं हम 1 ग्राम, तो इतना महंगा सैफरन डालेंगे तो जाहिर सी बात है होटल भी बिक जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमको वेस्टेज बचाना है। मीट का वेस्टेज हो रहा है, एक पोर्शन बनना है जिसमें 100 से 150 ग्राम मीट जाना है, वहाँ पर हम दिखा रहे हैं आधा किलो, 2 किलो, 3 किलो, तो दैट इज़ द वेस्टेज ऑफ मीट। ऐसी मसालों का है, थोड़ा सा मसाला डालना है, वहाँ पे दिखा रहे हैं ज़्यादा मसाला, तो बाकी मसाला कहाँ गया, या तो तुम डस्टबिन में फेंक रहे हो, या ईल्ड नहीं कर पा रहे, यानी कम लागत पे अच्छा आउटपुट नहीं दे पा रहे, ठीक है। ऐसे लीफी वेजिटेबल्स का है, हरी पत्तेदार सब्जी फ्रेश मंगानी चाहिए, आपने 10 दिन पहले मंगा ली तो वो वेस्ट में चली जाएगी। मीट आज मंगाना चाहिए, आपने मंगा लिया 50 दिन पहले, तो डीप फ्रिज की भी लिमिट है, उसके बाद वो मीट भी खराब हो जाएगा। फिश है वो भी खराब हो जाएगी, प्रॉन्स है वो भी खराब हो जाएंगे, मिल्क प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है वो भी खराब हो जाएंगे। तो हमको वो सारी चीज़ें उस समय मंगानी है जिस समय हमें उसकी ज़रूरत है। तो इस तरीके से हमको अपना वेस्ट को कंट्रोल करना है, इन्वेंट्री को कंट्रोल करना है। हमको कोई चीज़ 100 ग्राम इस्तेमाल करनी, हमने ला के रख दी 1 किलो, अब वो 100 ग्राम इस्तेमाल 90 ग्राम रखी हुई है, 3 साल 4 साल तक रखी हुई, और ऑटोमेटिकली उसमें कुछ कीड़े लग जाएंगे तो वो ख़राब हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में हमको इन्वेंट्री कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको फ्रंट ऑफिस बताया, हाउसकीपिंग बताया, अब मैं बताता हूँ आपके F&B सर्विस, फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आती हैं, यूज़ होती हैं, और कई बार उसका कम यूज़ होता है। जैसे आपका टी बैग्स हो गए, टी बैग्स लिए उसकी लिमिट है कि इतने दिन तक सही रहेंगे, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक वो सही रहते हैं। उसके बाद उसका टेक्सचर, अरोमा सब खराब हो जाता है, तो डस्टबिन में जाएंगे, वो बेकार हो जाएगा। मिल्क प्रोडक्ट्स आपके खराब हो जाएंगे, शुगर आपकी खराब हो जाएगी। कुछ सिरप्स हैं, सिरप्स की भी एक लिमिट होती है 1.5 साल की, वो सिरप्स आपने ड्रिंक्स बनाने के लिए मंगाया है वो भी खराब हो जाएगी। तो इस तरीके से हमको वो चीज़ मंगानी है जिसका यूज हो जाए। नैपकिन है, आज नए फ्रेश नैपकिन मंगाए, पेपर नैपकिन मंगाए, अब पता चला 2 साल तक रखे तो पीले हो गए, फिर तो हम गेस्ट को दे नहीं सकते। तो हमको इस तरीके से अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल करना चाहिए, इस मेथड्स को यूज़ करना चाहिए कि जिससे वो वेस्टेज कम से कम हो सके, चोरी कम से कम हो सके। तो एक एग्जांपल मैंने आपको बताया सेंट्रलाइज, जैसे पूरे होटल की इन्वेंट्री एक साथ में होती है। दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज इन्वेंट्री, जिसमें हर डिपार्टमेंट की अलग अलग इन्वेंट्री होती है। इसी के साथ, इन दोनों के साथ में मैं आपको 1-2 इन्वेंट्री और बताता हूं जो अभी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे समझ में आ जाएगा। एक होता है फिजिकल इन्वेंट्री। फिजिकल इन्वेंट्री के कुछ लूप होल्स हैं, उसको हम डेली नहीं कर सकते। फिजिकल इन्वेंट्री में एक एक चीज़ हाथों से गिन के रखी जाती है। उससे क्या होता है, जब आपके हाथों से गिन के जाती है तो आपको एकदम एक्यूरेट आइडिया रहता है कि इतनी चीज़ फिजिकली है, लेकिन उसको हम डेली नहीं कर सकते।
एक होता है परपीचुअल इन्वेंट्री, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन पे इन्वेंट्री। भाई सुबह हमारे पास 10 थी, 3 का कंजप्शन हो गया, 7 बची होंगी, 7 लिख दिया। एक ऑन एन एवरेज हमारा निकल के आया था 7 होगी, 6 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और ऊपर नीचे भी हो सकती है, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेड है, फिजिकली चेक नहीं है। तो एक होती है परपीचुअल इन्वेंट्री, एक होता है फिजिकल। फिजिकल में एक एक चीज़ गिन के कि भाई 10 घी के डब्बे हो गए, और परपीचुअल में क्या है कि 10 घी के डब्बे तो हैं, लेकिन आपने परपीचुअल किया कि उसमें से 2 यूज हो गए, तो परपीचुअल में 8 तो फिजिकली दिख रहे होंगे, लेकिन 2 आपके नहीं दिख रहे होंगे। लेकिन 8 में से हो सकता है आधा कंज्यूम हो गया हो या आधा कंज्यूम ना हुआ हो, 7.5 हो या फिर 7 हो। तो उसमें क्या है कि अगले दिन उसको सेट कर लेते हैं वो लोग। तो वो परपीचुअल इन्वेंट्री होती अच्छी है, टाइम टेकिंग नहीं होती, लेकिन उसमें एकदम ऑथेंटिक और एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन इट्स लेस टाइम टेकिंग। लेकिन फाइनली वो सपोर्ट करती फिजिकल इन्वेंट्री। फाइनली आप जाएंगे फिजिकली और फाइनली परपीचुअल दोनों मिल जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं। अगर परपीचुअल और फिजिकल दोनों नहीं मिलती है तो दैट मीन्स लैकिंग इन इन्वेंट्री। तो हमेशा अपने याद रखना इन्वेंट्री को हमको प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। अब आते हैं रेगुलर ऑडिट एंड असेसमेंट। रेगुलर ऑडिट एंड असेसमेंट का क्या मतलब है? रेगुलर ऑडिट यानी कि डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे हम ऑडिट करते हैं। ऑडिट का मीन्स होता है चेकिंग एंड असेसमेंट। अच्छा, असेसमेंट कैसे हो सकता है? इंटरनल हो सकता है असेसमेंट और एक्सटर्नल, दोनों तरीके से असेसमेंट हो सकता है। इंटरनल असेसमेंट क्या है कि जैसे होटल के अंदर ही सीनियर ने आपकी ऑडिट चेक कर ली, हाँ भाई दिखाओ तुम्हारे पास 10 लैडल यानी 10 चमचे दिखाओ, तो आपने फटाफट 10 चमचे निकाले, सर 10 चम्मच हमारे पास चमचे हैं। अच्छा, आपके पास क्या कहते हैं 20 बंडल नैपकिन के हैं, ठीक है गिना दीजिए, 1 2 3 4 5 सर 20 में बंडल नैपकिन के, ये आपने इंटरनली बता दिया। लेकिन अब आती है एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट क्या होती है? थर्ड पार्टी ऑडिट, जो कि एकदम अच्छा, यहाँ तो हम हो सकता है सीनियर के साथ निगोशिएट कर गया कि सर थोड़ा सा खत्म हो गया था, थोड़ा ज़्यादा खत्म हो गया था, हम ये इधर गया है, ये उधर गया है, ये उस डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट में, तो ये हो सकता है निगोशिएट कर दें आप। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिट और असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक्सटर्नल ऑडिट और असेसमेंट क्या होती है? ये एकदम फेयर होती है। बाहर से एक बंदा आता है जो कि आपको नहीं जानता है, जो कि आपको नहीं जानता, और ऐसी कंडीशन में जो व्यक्ति आपको नहीं जानता है वो पेड होता है, यानी वो पैसे लेके आया होता है, वो टाइम देता है, तो जाहिर सी बात है पेड होता है। जो पेड होता है वो उसकी जिम्मेदारी में आती है, वो सिग्नेचर करता है। लास्ट टाइम मैंने इतना काउंट किया था फिजिकली। तो जब वो बाहर से आता है आपकी ऑडिट करता है, ऑडिट करने का चेक करता है, और उस असेसमेंट में जो भी 19-20 होता है वो उसमें लिख देता है कि ये शॉर्टेज है। तो ये हमारा रेगुलर ऑडिट और असेसमेंट है जो फ्रीक्वेंट बेसिस पे होता है, जिसको हम क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस पे करते हैं। तो दिस इज आवर थर्ड पॉइंट। अच्छा, अब आता है एबीसी एनालिसिस। अब एबीसी एनालिसिस क्या है? एबीसी का मतलब है 1 2 3, पहली प्रायोरिटी की चीज, दूसरी प्रायोरिटी की चीज और लीस्ट प्रायोरिटी की चीज। सबसे पहली प्रायोरिटी की चीज है उसको हम सबसे पहले मंगाएंगे, और दूसरी प्रायोरिटी की चीज को थोड़ी देर बाद मंगा सकते हैं, छोड़ सकते हैं, और लास्टली अगर नहीं भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे इन्वेंट्री पे क्या फर्क पड़ता है? जो सबसे जरूरी चीज है आपने उसको बुला लिया, मंगा लिया, इससे क्या है, उससे आप अपना काम ले सकते हैं। लेकिन सेकंड नंबर की उससे कम है, थर्ड नंबर की उससे भी कम है। तो आपको आवश्यकताओं में भी अति आवश्यकताएं ढूंढनी है, आवश्यकताओं में अति आवश्यकता, इसके बिना आपका काम नहीं चले किसी हालत में। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम नमक, जो कि हमारा अति आवश्यक है, खाने में हम नमक डालते हैं, मान के चलो खाना बनाने जा रहे हैं, नमक और मिर्च 2 चीज़ गायब कर दें, नमक और मिर्च 2 चीज़ गायब कर दें, तो क्या होगा? खाना बनेगा तो ना वो तीखा होगा ना कुछ उसमें स्वाद आएगा। तो आवश्यकताओं में अति आवश्यकता, नमक और आपकी मिर्च रहनी चाहिए, चाय में चीनी, चाय पत्ती, दूध रहना चाहिए। ऐसे ही ये होगी अति आवश्यक। और कम आवश्यक क्या हो गया? थोड़ा सा गरम मसाला हो गया, ठीक है, उसको मान लगते हैं। अब हम बात करें चाट मसाला की, तो चाट मसाला हमारा इतना आवश्यक नहीं है, एक लेवल है उसका चाट मसाले का, किसी चीज़ में डाला नहीं डाला या 2-3 तरीके के मिला के डेरिवेटिव तैयार करके चाट मसाला तैयार हो जाएगा। काला नमक मिला लो, थोड़े से गरम मसाले मिला लो, आपका एक बढ़िया सा चाट मसाला तैयार हो जाएगा। तो आप उसके डेरिवेटिव कर सकते हो। तो पहली प्रायोरिटी क्या है, सेकेंड प्रायोरिटी क्या है, थर्ड प्रायोरिटी क्या है। तो जब आप अपना ABC एनालिसिस कर लेंगे तो उससे आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल होगी। इन्वेंट्री का मतलब काउंटिंग और वेस्टेज से प्रोटेक्शन। तो अगर आप काम की चीज़ें पहले मंगाएं, उससे काम की चीज़ें बाद में, सबसे लास्ट चीज़ों को अगर टाल भी देते हैं
तो एक बार टल गया कोई बात नहीं, 2-3 बार टलने पे भी कोई बात नहीं, चौथी 5 बार में बताएंगे मंगाएंगे तो जो पहली दूसरी तीसरी है उसमें आपकी बचत हो चुकी है। हाँ, क्वालिटी पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, ये डिपेंड करता है अपनी नॉलेज के ऊपर कि हम उसको किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। तो अगर हम इस तरीके से इन्वेंट्री करते हैं तो हम अपने वेस्टेज को भी बचा सकते हैं। सबसे पहली जरूरत की चीज़ क्या है उसको हम सबसे पहले बनाएं। तो इस तरीके से हम इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं। सेम है सेट पर लेवल। सेट पर लेवल कि भाई इतना लेवल हमको सेट करना, इतना स्टॉक हमारे पास रहना चाहिए। सेट लेवल है, हमारे पास 5 किलो चीनी रहनी चाहिए, इससे नीचे जाएंगे तो हम नुकसान में आ जाएंगे या हमको दिक्कत हो जाएगी। तो आपने एक लेवल सेट कर लिया, 5 किलो हमारे पास हमेशा रहना चाहिए। 5 किलो में से जैसे नीचे गया 2 किलो फिर जोड़ दिया। तो सेट पर लेवल यानी कि आप अपना एक स्टॉक रेडी हमेशा रखेंगे, इससे कम नहीं होना है। तो दिस इज कॉल्ड योर सेट पर लेवल। इससे नीचे आपका नहीं आना है, इतना आपको हमेशा मेंटेन करके रखना ही रखना है कि आप चाहे उसको इमरजेंसी जोड़ लें चाहे कुछ भी जोड़ लें, दैट इज योर सेट पर लेवल। दूसरा एक्यूरेट डिमांड फॉरकास्टिंग। अब एक्यूरेट डिमांड फॉरकास्टिंग क्या होती है भाई? क्या गर्मियों में हम चाय ज्यादा पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक या ठंडा ज्यादा पीते हैं? तो हो सकता है आपका जवाब हो, किसी के जवाब हो जो रेगुलर चाय पीने वाला हो, मैं तो सर चाय ही पीऊंगा। लेकिन आप वहां पर उठा के देखोगे उस समय पे आपकी वाटर बॉटल्स की डिमांड, पानी की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, आपकी कोल्ड ड्रिंक की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, आपके सिरप्स एंड कॉर्डियल्स की जूसेस की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी कंपेरेटिवली चाय कॉफ़ी के। सेम इसके अपोजिट चले जाते हैं, सर्दियों में चले जाते हैं। तो भाई सर्दियों में लोग कम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, कम पानी पीते हैं, कम मॉकटेल पीते हैं। तो वहाँ पे इन चीज़ों की डिमांड कम हो जाएगी और वहाँ पे टी एंड कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस सीजन के हिसाब से बात करते हैं एक्यूरेट डिमांड फॉरकास्टिंग। एक्यूरेट मतलब सही, डिमांड मतलब ज़रूरत और फॉरकास्टिंग मतलब भविष्य की नीड्स, यानी भविष्य के बारे में फॉरकास्टिंग। जैसे बाबा जी कहते हैं तुम्हारे 10 साल की उम्र के बाद तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा, 25 साल में तुम ये हो जाओगे। तो वो फॉरकास्टिंग करते थे, भविष्य के बारे में बताना, दैट इज कॉल्ड फॉरकास्टिंग। आज शाम को बारिश होगी, फॉरकास्टिंग, आज शाम को बारिश होगी तो टुडेज वेदर फॉरकास्टिंग, टुडे विल बी रेन होगी, आज की तारीख में टुडे विल बी रेन, आज की तारीख में रेन होगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, दैट इज कॉल्ड फॉरकास्टिंग। आपको डेली बेसिस पे पता होता है कि भाई उस समय पे ये होगा, इस समय पे ये होगा। आज शाम को एक ऐसी पार्टी है जिसमें कि नॉन वेजिटेरियन गेस्ट आएंगे, तो आपकी फॉरकास्टिंग बैठ गई भाई डेली हम 2 किलो मीट मंगाते हैं, आज नॉनवेज पार्टी है तो हम उसको 4 किलो 5 किलो 6 किलो गेस्ट वो नॉनवेज मंगा लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से वेज का रहता है कि शाम को वेजिटेरियन पार्टी है तो हाँ डेली हम 2 किलो मंगाते हैं, आज हमारा वेस्ट चले जाएगा तो हम 1 ही किलो मंगा लेते हैं। अपने आप को एक सेट लेवल पे ला के रखने के लिए भाई हमको ज़्यादा वेस्ट भी नहीं करना और चलाना भी पूरा है, तो हमारी कीमत भी कम रहे। तो हमने आज शाम की पार्टी के हिसाब से वेजिटेरियन मील्स के हिसाब से चीज़ें मंगा ली, जिससे हमारा वेस्ट कम हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा 6 पॉइंट तक ये है। पहले इसको डिवाइड डिस्कस कर लेते हैं। सेट बाय इन्वेंट्री मीन्स पूरे डिपार्टमेंट की इन्वेंट्री, पूरे होटल की इन्वेंट्री एक बार में होगी, सारे डिपार्टमेंट की होगी। दूसरी है डिसेंट्रलाइज्ड इन्वेंट्री, हर डिपार्टमेंट की इन्वेंट्री फ्रीक्वेंट बेसिस पे होती है, आज इसकी हुई, कल उसकी, परसों उसकी। इस तरीके से अलग अलग डेज पे अलग अलग टाइम पे इन्वेंट्री अलग अलग डिपार्टमेंट की होती है। इसके बाद रेगुलर ऑडिट एंड असेसमेंट, यानी कि समय समय पे जो ऑडिट होती है उसको हम एसेस करें एक्सटर्नल के थ्रू, बाहर के जो लोग आएंगे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद आता है एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस सेट लेवल ऑफ डिमांड, या हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है, जिस चीज़ की पहली प्रायोरिटी हम उसको पहले फोकस करेंगे, जो कम लेवल की उसको बाद में करेंगे। इसके बाद है सेट पर लेवल, हम अपना एक लेवल मेंटेन करके चलते हैं, इतना स्टॉक हमारे पास होना ही चाहिए, जिसको कभी कभी हम अपने होटल की लैंग्वेज में पार स्टॉक भी बोलते हैं, मिनिमम स्टॉक दैट वी हैव टू जस्ट रिटेन आवरसेल्फ होल द टाइम, हमेशा साथ में उतना रखना ही रखना है। इसके बाद है एक्यूरेट डिमांड फॉरकास्टिंग, जरूरत के हिसाब से जितनी डिमांड है उस हिसाब से हम डिस्कस करते हैं। So this is the part 1 for the today. In the part 2 we will discuss about the different topic that is related to
your supplier negotiation, staff training, FIFO, first in first out, LIFO, last in first out, and monitor stock turnover rate. So this is for today only. Hope you enjoy this video. Hope you enjoy this class. Thank you for today. This is Pankaj, always for you.